जय हिंद, नमस्कार। जो चैप्टर था उसके उत्तर प्रदेश की जलवायु, और अब हमारा चैप्टर है उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ। उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ कहाँ पर कौन सी पाई जाती हैं, किस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी है, मिट्टियों का उत्तर प्रदेश में की कृषि से संबंध कितना है, कहाँ पर क्या है, ये सब हम आज समझेंगे। तो उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में हम समझेंगे। उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ कितने प्रकार की हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं। पहले तो मैंने ये देखो, उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है। वैसे तो हमने 3 भागों में बांटा है, उन 3 भागों को हम अगर जो देखना चाहें तो कई भागों में बांट सकते हैं आगे। जैसे उत्तर प्रदेश हमने 3 भागों में बांटा है। जैसे पर्वतीय मृदा, जो पर्वतीय मृदा जो पर्वत पे पाई जाती है, पर्वत पे जैसे तराई भावर वाले क्षेत्र में, और दूसरी मैदानी मृदा, और तीसरी मृदा होगी वो बुंदेलखंडी मृदा, जो पठारी मृदा जिसे बोल सकते हैं। पठारी मृदा मतलब जैसे जो पर्वत होते हैं, पर्वत का जो ढलान होता है, किसी जैसे ज्वालामुखी एक दिन फटे, मान लो आज से लाखों साल पहले, तो ज्वालामुखी फटे, ये फटने पर इसके जो ये लावा है, लावा के साथ अगर जो राख आती है, जो राख से बनने वाली जो चट्टानें थी, उससे तो पहाड़ का निर्माण हो गया, पहाड़ी निर्माण हो गया। जिस लावा के साथ में अगर राख नहीं थी, वो बहकर ऐसे चला गया, तो उसने क्या बना लिया, चोटी ने बनाकर उसने ढलान बना लिया अपने चारों तरफ, जैसा ऊँट या पीठ चारों तरफ गोल बना दिया, उससे हम पठार कहेंगे। इसी ये पठार पर इस साइड वाले, जैसे मान लो ये पठार है लंबा चौड़ा, इस पठार पर इस वाला एरिया जो ये ढलानू एरिया, वो हमारा है बुंदेलखंड एरिया, जैसे हम बुंदेलखंड बोलते हैं। जैसे ललितपुर, झांसी, चित्रकूट, बांदा, प्रयागराज तक जो क्षेत्र है, वो हमारा सोनभद्र तक जो हमारा क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र है। इससे हम बुंदेलखंडी मिट्टी या फिर पठारी मिट्टी बोलेंगे। हमारी 3 बेसिकली मिट्टियाँ थी। एक तो थी पर्वतीय मृदा, जो उत्तराखंड और जो हिमालय का जो पदपात चिन्ह नीचे वाला था, वहाँ पर भावर और तराई से कंसीडर करेंगे। फिर एक मैदानी मिट्टी थी, यहाँ पर हम लोग अभी जिला फिरोजाबाद, ये बरेली, पीलीभीत वगैरह जो गंगा यमुना जो निकल के गई नदियाँ, वो मैदानी मिट्टी बनाती हैं। यहाँ पर बुंदेलखंड मिट्टी थी। बुंदेलखंड मिट्टी क्या है, जो ललितपुर, झांसी, जो विंध्याचल की जो नीचे का जो ढलान था, विंध्याचल पहाड़ी के नीचे वाला, उसको हम बुंदेलखंड पठार कहेंगे। अगर मैं बात करूं इसी की यहाँ पर मिट्टियों की, तो पर्वतीय मृदा में हम बात करें, अगर मैं पर्वतीय मृदा की बात करता हूँ तो यहाँ पर 2 क्षेत्र हमको देखने को मिलेंगे, भावर क्षेत्र और तराई क्षेत्र। मैं सिर्फ एक ये क्या है, हम सिर्फ मिट्टियाँ पढ़ रहे हैं क्षेत्रों के आधार पर। अब मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे अभी आगे। तो अभी पहले मैं भावर क्षेत्र और तराई क्षेत्र की चर्चा पिछली क्लास में कर चुका हूँ, इसमें भी करूँगा। ये दोनों मिट्टियाँ नहीं, हमारी पर्वतीय मृदा जो हमारे ऊपर वाले उत्तर प्रदेश के उत्तर में पाई जाएगी। फिर आती है मध्य मृदा। उत्तर प्रदेश का जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र मध्य वाला, इसमें पाई जाएगी आपकी कितनी मिट्टियाँ, तो एक तो जलोढ़, लवड़ी, मरुस्थली, काली और भूड़ मिट्टी। इसमें जलोढ़ मृदा में 2 थी, खादर और बांगर। खादर बांगर दोनों में समझाऊंगा। इसमें खादर कौन सी है, बांगर कौन सी है। बांगर और खादर में दमदार मिट्टी कौन सी है, मतलब उपजाऊ ज़्यादा कौन सी मिट्टी है। फिर लवड़ी और क्षारी मृदा, जो जिसमें नमक ज़्यादा खट्टा रहता है। नमक के खट्टा होने का भी कारण एक कॉमन सा है, यहाँ पर पानी भराव ज़्यादा रहे, निकलने की व्यवस्था न हो, वहाँ पर लवड़ी मृदा हो ही जाती है। क्योंकि जो लवड़ है ना, लवड़ जो मान लो नमक की जो मात्रा है वो हर जगह पाई जाती है, हर जगह से। जैसे मालूम पड़े, जैसे तुम अपनी ये जो पीछे दीवार है, दीवार को चाट के देखो, नमक मिलेगा इसमें। अपनी जो त्वचा है उसको चाट के देखो, मतलब समस्त चीज़ों को आप देखेंगे जिससे भूखंड पे, तो वो नमकीन है। और यही नमक क्या है, बारिश के माध्यम से बह बहकर नदियों के माध्यम से सीधा कहाँ चला जाता है, समुद्र में। तो जितना भी समुद्र नमक का पानी है, हाँ पूरा समुद्र नमकीन नहीं है। जो तटीय क्षेत्र के आसपास है, मतलब जो भूखंड के आसपास जो क्षेत्र है, जो पानी है वो नमकीन है। ऐसे नहीं आप समुद्र से 200 किलोमीटर अंदर जाओ, नहीं नमकीन मिलेगा। 200 किलोमीटर के आसपास तक जहाँ भूखंड है वहाँ 200 किलोमीटर के आसपास तक नमक मिलता है। ये नमक बना कैसे, ये नमक क्या है, जो बारिश के माध्यम से बह बह कर जो गया यहाँ से छट के जो गया वो नमकीन है। ठीक है। अब नमकीन क्या है, जैसे अब कोई गड्ढा है या कोई झील है, चारों तरफ से पानी आ रहा है, वहाँ भर रहा है, निकलने का कोई मार्ग है नहीं, तो पानी जो अपने साथ में लेके आया उसे लवड़ कहेंगे। अब वो लवड़ एक जगह सेट हो जाएगा, उसे लवड़ी मतलब लवड़ी मिट्टी का निर्माण करेगा। तो जो लवड़ी मिट्टी है उसके नीचे भी कभी कभी तुमने देखा होगा जगह जगह पर खारा पानी मिल जाता है,
जैसे ही 500 मीटर आगे खारा पानी नल पानी दे रहा है और 500 मीटर पीछे मीठा पानी है। ये भी कारण क्या है, वहाँ पर कहीं ना कहीं वो भूखंड जो है ना वो नीचा रहा होगा, पानी बढ़ता रहा है, नीचे जो पानी गया वो नमक मतलब ऊपर से नमक बस वो होके गया छनकर। अब जो हमारी जो मिट्टी है, जैसे मान लो अभी अपना जो पानी होता है नीचे कुएँ के फॉर्म में होता है, ऐसे ये कहीं गहरा पानी है, कहीं ऊंचा पानी है, तो कहीं तो 30 फुट पे, कहीं 90 फुट पे, तो ये नीचे एक वो बना हुआ है कुएँ टाइप में फॉर्म में है। तो यहाँ पर जैसी मिट्टी होगी वैसा फिल्टर होके जाएगा पानी। अब मिट्टी ऊपर लबड़ी ज़्यादा हो गई तो मिट्टी पानी भी नीचे कैसे रह जाएगा, लबड़ी हो जाएगा, उससे बोलते हैं हम खारी पानी। तो जगह जगह निकल आता है, वो किसके कारण होता है, जल भराव के कारण। जल भराव जो चारों तरफ से बहकर आया, एक जगह इकट्ठा हुआ है, लबड़ी जो पानी इकट्ठा हुआ है वो नीचे चला गया, उससे लबड़ी बनता है और मिट्टी भी लबड़ी बन जाती है। तो लबड़ी मृदा और कौन सी मृदा थी, मरुस्थली मृदा। मरुस्थली मृदा वो मृदा होती है यहाँ पर पानी ना पहुँच पाए और बारिश कम हो, जैसे मथुरा जिला में जैसे रेगिस्तान के बॉर्डर पड़ता है वहाँ पर, तो यहाँ मरुस्थल पाया जाए यानी रेगिस्तान पाया जाए, उसे हम मरुस्थली मृदा कहेंगे। काली मृदा वो है जो ज्वालामुखी के लावा से टूट टूट कर पिस पिस कर जो कड़ों से बनी है, उसे हम काली मृदा कहेंगे। उसके बाद भूड़ मृदा, भूड़ मृदा भी यहाँ पर लाल मृदा, लाल मिट्टी और यहाँ पर बलुई और दोमट मिट्टी दोनों इकट्ठी हों, उससे हम भूड़ मृदा कहेंगे। उसकी भी चर्चा आगे करेंगे। तो हमने जैसे पर्वतीय मृदा में पढ़ा बांगर और भाबर और तराई क्षेत्र। मध्य मैदानी क्षेत्र में हमने उत्तर प्रदेश के बीचों बीच में जो मिट्टी पड़ी वो जलोढ़ थी। जलोढ़ में दो प्रकार थे, खादर और बांगर। फिर लवड़ी थी, उसके बाद मरुस्थली, फिर काली, फिर बूढ़, फिर काली, फिर बूढ़। उसके बाद में दक्षिण पठारी क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र वो लेंगे, जैसे वहाँ पर लाल मृदा सबसे ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद परवा मृदा, माण मृदा, राकर मृदा जिसे चिकनी मिट्टी बोलते हैं, भुहंटा मृदा, ये कई प्रकार की मृदाएं हमको बुंदेलखंड क्षेत्र में मिल जाएगी। इन मिट्टियों का जिक्र हम अच्छे से करेंगे बुंदेलखंड मृदाओं का। ये बुंदेलखंड की मृदा है, ये कहीं ना कहीं ज्वालामुखी से बनी, बहे हुए लाइवे से बनी हुई हैं। तो मैं बात करूंगा अब सबसे पहले पर्वतीय मृदा की, जिसमें तुम्हारा भाबर और तराई क्षेत्र दिखाया जाएगा। भाबर क्या है और तराई क्या है, हालांकि हम पढ़ चुके हैं पहले। तीन भागों में से सबसे ऊपर वाला जो भाग था, जैसे हम पहाड़ी क्षेत्र बोलते हैं, पर्वतीय मृदा बोलते हैं, उसमें हमने दो पढ़े, भाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र। देखो भाबर और तराई क्षेत्र में दोनों के फोटो में दिखा दूँ तुम्हें। ये दोनों भाबर और तराई क्षेत्र में अंतर क्या होता है, इसे आप पहले समझ लीजिए। जो इधर वाला जो क्षेत्र है वो है भाबर, भाबर, और जो इधर वाला क्षेत्र है वो है तुम्हारा तराई क्षेत्र। आप समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना विनोद, देख रहे हो? ये जो है ना कंकड़ पत्थर आपको दिख रहे हैं, जो भोले बाबा शिवलिंग जो आप टाइप देख रहे हैं ना उत्तराखंड के नीचे, यहाँ पर बिजनौर सहारनपुर वाला जो क्षेत्र है, या फिर जो ऊपर वाली जो नेपाल बॉर्डर से पट्टी लगी हुई है उत्तर प्रदेश की, वो वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये पत्थर मिलेंगे। अब ये पत्थर क्या है कि पत्थरों के नीचे से पानी निकल रहा होता है। जो नदियाँ आई हुई हैं, तो नदियाँ या जो नदियाँ हैं वो सब की सब जमीन में विलुप्त है, हकीकत में विलुप्त नहीं है, पानी तो पूरा आ रहा है, लेकिन कार्ड वही है जैसे कि गिट्टी के ढेर पर तुम कितना ही समर चलाते रहो, पानी चलाते रहो, पानी नीचे से निकल जाएगा, ऊपर को दिखेगा ही नहीं तुम्हें, क्योंकि उसमें पत्थर है ना, जल्दी से नीचे से निकल जाता है पानी छनकर। तो नदियाँ यहाँ पर भाबर क्षेत्र में कहाँ रहती हैं, जमीन के अंदर। और जब जैसे तराई क्षेत्र आता है, और ये तराई क्षेत्र कैसे बना, ये भाबर के जो बोलिया हुआ है आपको दिख रहे हैं ना, टूट फूट कर पिस पिस कर पानी के साथ बह बह कर जो गाद और बालू जो आई है ना, उससे ये निर्माण होता है तराई क्षेत्र का। और तराई क्षेत्र का इधर हो गया तुम्हारा निर्माण। तो तराई क्षेत्र में क्या होता है, वही नदियाँ यहाँ पर पत्थरों के नीचे चली जा रही थी छन कर, वही पानी यहाँ पर छन नहीं पा रहा है, नीचे नहीं जा पा रहा, पानी तो जा रहा है लेकिन नीचे नहीं जा पा रहा है, इसलिए नदियाँ कहाँ पर आ गई, ऊपर आ गई। तो स्पेशल सीधी सी बात है कि जो तराई क्षेत्र है वहाँ पर पानी हमेशा ऊपर आ जाता है, नदियाँ ऊपर आ जाती हैं, और भाबर क्षेत्र में पत्थरों में विलुप्त हो जाती हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं तराई भाबर में। देखो जो भाबर है, भाबर क्षेत्र में कंकड़ पत्थरों के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब है मिट्टी नहीं है तो यहाँ पर फसलें होने की तो संभावना है ही नहीं। अरे कंकड़ पत्थर में किसने भाई गेहूँ उपजाया है, तो यहाँ पर तो नहीं होनी। लेकिन तराई क्षेत्र में गेहूँ, धान, बाजरा तो नहीं, गेहूँ, धान, जूट वगैरह की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर हमको क्या मिल जाता है, बालू। और बालू बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि तराई नीचे जड़ों में पानी है, फसलें अच्छी वृद्धि करेगी। साथ में ऊपर से अवसाद आ रहे हैं नदियों के साथ में, कूड़ा करकट सड़न जो भी आ रही है, उससे वहाँ पर क्या बन रहा है,
ह्यूमस, ह्यूमस समझ रहे हो ना, खाद, अपने गांव का खाद क्या है, अरे गोबर की खाद देखिए, गोबर, सड़ा हुआ गोबर 1 साल बाद हम डालते हैं बैसाख में, अब वही खाद क्या बनाती है, ह्यूमस, उसी को हम ह्यूमस बोलते हैं, यानी ऐसी मिट्टी जो मिट्टी को नरम बना दे, फुलाई दे दे उस मिट्टी में, ठीक है, उपजाऊ बना दे, उसे ह्यूमस बोलते हैं। तो ह्यूमस भी बढ़ जाता है तराई क्षेत्र में, इसलिए फसलें उठाती हैं जल्दी जल्दी से। लेकिन यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर बहावत क्षेत्र में यहाँ पर वन तो पाए जाते हैं, देखो कहीं कहीं रेसा नीचे पहुँच गए, पत्थरों के नीचे, वहाँ से कोई पेड़ निकला और पेड़ निकला, पेड़ ऊपर बढ़ता जाएगा, नीचे वो जड़ें पकड़ता जाएगा, पेड़ तो हो सकता है, पेड़ वन झाड़ियाँ हो सकते हैं, लेकिन फसलें नहीं हो सकती। तो बहावर क्षेत्र फसलों के लिए कैसा है, अनुपयुक्त है, अनुपयुक्त समझ रहे हो ना, मतलब यूजलेस, मतलब बहावर क्षेत्र में फसलें नहीं हो सकती। लेकिन वो नीचे वाली पट्टी आपको दिख रही है वो तराई क्षेत्र की है। तराई क्षेत्र में क्या है, भोले बाबा नहीं मिलेंगे, मतलब पत्थर नहीं मिलेंगे, तराई क्षेत्र में बालू मिलेगी, तो वहाँ पर फसलें हो सकती हैं। हिमालय की नदियाँ जो हैं वो कहाँ पर आ जाती हैं, निकल कर ऊपर आ जाती हैं, तराई क्षेत्र में ऊपर आ जाती हैं। तो इस यहाँ पर धरती पर प्रकट हो जाती हैं नदियाँ, और यहाँ के जो पत्थर के टूटे टूटे कर जो बालू है, अब बालू तो अपने यहाँ पर भी आ जाती है, यहाँ पर इटावा तक ना बालू आती है, वो जो नहरों में तुमने देखा होगा ट्रैक्टर वैक्टर भर भर के आती हैं, खदान चंबल तक, मतलब ये जो इस वाला क्षेत्र है ये पत्थर पिस पिस कर वहाँ तक नदियाँ अपने भाव के साथ में, पानी के साथ में बालू लाती रहती हैं, फिर इधर से आके फिर इधर से बालू वहाँ स्टॉक हो जाती है, जैसे औरैया, कन्नौज, इटावा, इधर होके कानपुर तक पूरा बालू हो जाती है, वहाँ से फिर बालू निकल के हम यूज कर लेते हैं अपने मकानों में। अच्छा, यहाँ नदियाँ ऊपर प्रकट हो गई, तराई क्षेत्र नदियाँ ऊपर आ गई, क्योंकि यहाँ पर पत्थर गायब हो गए, बालू हो गई, बालू के ऊपर, बालू कितना पानी पिएगी भाई, ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं पी पाएगी, नीचे फिर दोमट मिट्टी होती जाती है, मतलब मोटी गाद। अब बालू के ऊपर नदियाँ चल रही हैं, नदियों के आसपास खेती हो रही है, खेती में कौन से खेती हो रही है, गन्ने की सबसे ज़्यादा, तो गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, तो तराई क्षेत्र में पाया जाता है। वैसे तो पूरे भारत का 70% गन्ना उत्तर प्रदेश में ही है, और उत्तर प्रदेश में करीब 90 से 90%, प्योर 90% तराई क्षेत्र में पाया जाता है। जो तराई क्षेत्रीय जो जिले हैं उनमें सबसे ज़्यादा गन्ना पाया जाता है। यहाँ पर धान की खेती अच्छी की जाती है, जो बिहार वाला जो क्षेत्र है, बिहार वाला जो क्षेत्र है, बिहार के बॉर्डर से जो लगता है उत्तर प्रदेश का, वो वाला क्षेत्र, और ये बरेली वाला क्षेत्र, यहाँ पर धान अच्छे होते हैं, और गेहूँ की भी खेती हो जाती है। जो ऊंचे से खेत है वहाँ पर गेहूँ की खेती हो जाती है। लेकिन यहीं पर ये तराई क्षेत्र सीधा पश्चिम बंगाल तक पहुँचता है, तो वहाँ पर जूट की खेती भी कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भी जूट की जा सकती है, जिसे हम पटसन बोलते हैं, अपनी भाषा में हम पटसन बोलते हैं। यहाँ पर 3 खेतियाँ मुख्यतः तराई क्षेत्र में हो सकती हैं, गन्ना, बोला करो, और धान और गेहूँ, ये 3 फसलें हमें यहाँ पर अच्छे हो सकते हैं। धान चावल की बात होती है, ठीक है, नए अलग से कदर, अरे सब चावल कहाँ होते हैं, अरे चावल धान एक ही बात होती है, हम धान के बाद में चावल बोलते हैं अपने यहाँ की भाषा। लेकिन आप बिहार जाओगे, पश्चिम बंगाल जाओगे, तो वहाँ चावल ही बोलते हैं, धान को ही चावल बोलते हैं, चावल की खेती बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में मैंने मिट्टी बताई थी तराई, उसमें हिमालय मतलब पर्वतीय मृदा में 2 प्रकार की, तराई और बहावर, दोनों कंप्लीट हो गई, समझ गए ना, पर्वतीय मृदा समझ गए पूरे, 2 ही थे, बहावर और तराई हो गए। उसके बाद हम कहाँ आ जाएंगे, अपने एरिया में, यानी उस मैदान में आ जाएंगे हम, यहाँ पर बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है, समतल है बिल्कुल, नदियाँ टकाटक चल रही हैं ऐसे, हम जाएं कोई मतलब ही नहीं, चढ़ने उतरने का कोई मतलब ही नहीं, सीधे सीधे जाओ, रोड बहुत मिलेंगे। मतलब मैं बात कर रहा हूँ मध्य मैदानी क्षेत्र में, वहाँ की एक सबसे ऊपर वाली मिट्टी थी, वो थी जलोढ़, सुना था ना जलोढ़, जलोढ़ यानी मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा में जलोढ़ मृदा को हम पढ़ेंगे। जलोढ़ मृदा में 2 मिट्टियाँ थी, खादर और बंगर और खादर, ठीक है। अब सुनो, दोनों मिट्टियों में अंतर समझ लो, खादर कह दो या नवीन जलोढ़ कह दो या फिर कछारी मिट्टी कह दो, तीनों नाम एक ही बात है। खादर मिट्टी का ही नवीन जलोढ़ नाम है, इसे कछारी मृदा भी कहते हैं। बंगर को हम पुरानी जलोढ़ मृदा बोल देते हैं, बंगर को हम पुरानी जलोढ़। जो ये जो खादर दिख रही है आपको, इधर देखो, जो खादर दिख रही है, खादर का मतलब है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो नया होता होगा, तभी हम इसे नई जलोढ़ बोल रहे हैं। मतलब क्या है, जो नदियाँ ऊपर से आ रही तराई क्षेत्र से ऊपर, तो ऊपर से क्या लेके आ रही हैं, गाद, खाद, ये सब कुछ लेके आ रही है और हमारे खेतों में फैला देती हैं, मतलब हमारी इस ज़मीन में
फैला रही है, तो इसका मतलब वो नवीन हो रही है, हर बार मिट्टी की परत बढ़ रही है, इसलिए ये नवीन जलोढ़ है। मतलब प्लोस्टीन युग था, जब हमारा कहते हैं ना अंगोरा और गोंडवाना लैंड जब टकराए थे, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। तब यहाँ कांप मिट्टी कीचड़ बालू से निर्मित हुआ ये वाला खादर और नवीन पछारी मिट्टी। पदार्थ इसमें अगर जो पाए जाते हैं तो चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जैव तत्वों की अधिकता पाई जाती है। चूना, मैग्नीशियम, पोटास, यह ध्यान रखना जलोढ़ मृदा में भी खादर में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में इसकी विशेषताएं क्या हैं? ये हल्के भूरे रंग की छिद्रयुक्त महीन कणों वाली मृदा होती है। इसकी जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि ये मिट्टी कैसी होती है? महीन, और महीन का कण इसकी क्षमता कैसी होती है? ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, ठीक है। उर्वरकता शक्ति की बात करें यहाँ पर तो इसकी अधिक होती है, और इससे बलुआ, सिल्ट बलुआ या दोमट या मट्यार दोमट के नाम से भी जाना जाता है। हम जिसे बोलते हैं दोमट मिट्टी, तो दोमट मिट्टी कहाँ से हमें मिलती है? खादर से। खादर को ही हम दोमट बोलते हैं, खादर को ही हम मट्यार या मट्याल मिट्टी बोलते हैं, इससे ही सिल्ट या बलुआ मिट्टी बोलते हैं। ये सब मिट्टियाँ कैसी हैं? खादर, वो भी नवीन बांगर, नवीन जलोढ़ भी बोलते हैं इसे। तो जैसे अब मैं लास्ट में जब क्वेश्चन पूछूंगा, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मिट्टी पाई जाती है तो वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। ये खादर बांगर दोनों हैं, दोनों के दोनों हैं तो जलोढ़ी, तो खादर बांगर दोनों के दोनों जलोढ़ हैं। आगे की बात करूं मैं बांगर की, तो इसका भी निर्माण प्लोस्टीन युग में हुआ, कीचड़ बालू और कॉप से हुआ। पदार्थ इसमें दोनों में अंतर है। इसमें चूना, पोटास, मैग्नीशियम था, जबकि इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी पाई जाती है। हाँ, पंखा ऑन करवा दो, इधर वाला बंद कराओ, उधर वाला चलाओ, जाओ, ये वाला बंद कर देना बेटा। आगे चलो, आगे सुनो। ठीक है, इसकी सख्त जरूरत भी नहीं है यार। चलो, विशेषताएं क्या है इसमें कि इस मृदा के नीचे चूने की गांठ मिलती हैं, जिन्हें हम कंकर बोलते हैं। बोरिंग कराते हो ना कभी, बोरिंग जानते हो? बोरिंग कराते समय नीचे देखो एक ऐसी परत मिलती होगी, इसमें कंकड़ आते हैं। उसमें वो बाल्टी होती है ना बोरिंग करने वाली, उसमें कंकड़ आते हैं। वो कंकड़ कहाँ? बांगरा पुरानी जलोढ़ मृदा के नीचे जो परत मिले कंकरीली, उससे मालूम पुरानी जलोढ़ मृदा है। यहाँ पर क्या है कि पानी नहीं बह रहा। जो हमारा जो फ्रजावाला एरिया है, फ्रजाबाद वाला, इसमें क्या है, ऐसे पुरानी जलोढ़ है। इसमें क्या होता है, कंकड़ पत्थर नीचे बोरिंग करते हुए निकलते हैं। क्या है कि यहाँ पर नदियाँ बाढ़ की तरह नहीं चलती, यहाँ पर नदियाँ आती हैं, निकलती, नहरों के माध्यम से आगे निकल जाती हैं। जो नदियाँ आगे निकल जाती है तो हमें क्या है, नया पुराना कुछ होता ही नहीं हमारी मिट्टी में। तो इसे उपहार मृदा या फिर दोमट, मट्यार या दोमट आदि नामों से जाना जाता है। तो पुरानी जलोढ़ वही मिट्टियाँ हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे पहले क्या नदियाँ अपने साथ में कोई निक्षेप नहीं लाई, यहाँ पर मिट्टियाँ नहीं लाई, तो वहाँ पर नवीन नहीं बनी, मतलब क्या है, खादर नहीं बनी। और यहाँ पर पहले से मिट्टी है, नहीं तो गई नहीं आई मिट्टी कहीं से, तो उसे हम पुरानी जलोढ़ या फिर बांगर बोलेंगे। इतना क्लियर है? बस आगे बढ़ें। तो आगे जब बात करूँ मैं लवड़ी या क्षारी मृदा की, तो इसकी ये कहानी है। लवड़ी क्षारी मृदा प्रदेश के बांगर मृदा, यानी प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में कम उपजाऊ होने के कारण किसानों ने भूमि को अधिक उर्वरकों का प्रयोग किया। जैसे यूरिया ज़्यादा से ज़्यादा लगाई तो जमीन कैसे हो गई? चटक गई। और वहाँ पर प्रयोग किया, कुछ उर्वरक था मृदा में तो घुल गए, लेकिन कुछ उर्वरक पानी के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, जिससे एक नई मृदा का निर्माण हुआ, जिसे हम लवड़ी या क्षारी मृदा कहते हैं। लवड़ी या क्षारी मृदा कहते हैं। ये मृदा ज़्यादातर अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, फिरोजाबाद, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर या प्रयागराज जैसे जिलों में मिलेगी। इससे इन जिलों में ऊसर भूमि भी पाई जाती है। ऊसर मतलब जैसा एक नमकीन मिट्टी, यहाँ पर कुछ दिखे नहीं, अभी मैं फोटोज़ के माध्यम से दिखा दूंगा। वहाँ पर हम रेह, बंजर या कलर के नाम से भी जानते हैं। रेव सुना है ना, बचपन में तुमने सुना कपड़े धोए होंगे, रेव भरला है। कुछ जिलों में नहीं है भाई व्यवस्था ऐसी, लेकिन हमारे फैजाबाद, एटा, मैनपुरी, अलीगढ़, यहाँ पर इन जिलों में व्यवस्था है कि जैसे बर्तन धोने के लिए या फिर कपड़े धोने के लिए इस रेह को ले आते हैं, क्योंकि इसमें मात्रा किसकी होती है? इसमें मात्रा किसकी होती है? चूना। जिप्सम मृदा कठोर परत बनाने से रोकता है। ऊसर, बंजर
भूमि है जिसमें लवणों की अधिकता होती है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, लवण, इसीलिए ये क्या कर देता है, ज़मीन को फुला देता है, ज़मीन सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है, पीली सी हो जाती है। अब उसको उसमें सोडियम सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए सोडियम का सूत्र सुना है ना अपना, सोडा, कास्टिक सोडा, इससे हम सोडियम होता है अपने इसमें जो डिटर्जेंट रहता है उसमें, और इस मिट्टी में भी सोडियम है, इसीलिए हम इस मिट्टी का प्रयोग करते थे अपने वस्त्रों को धोने के लिए। सोडियम की अधिकता होती है, ऐसी भूमि में बहुत कम उत्पादन होता है क्योंकि ये ऊसर, ये सोडियम में कहाँ से तुम गुल खिलाओगे, ठीक है। तो लवड़ी मृदा कौन से जिलों में, ये भी ध्यान रखना, जिले पूछ लिए जाते हैं और इसमें कुछ ज़्यादा पूछता नहीं है, यहाँ से कुछ ज़्यादा पूछता नहीं है। अब मैं आगे की बात करूँ, लवड़ी मृदा की बात है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा वो है यहाँ पर सूखाग्रस्त क्षेत्र हो, मतलब यहाँ सूखा हो सबसे ज़्यादा, कोई उपजाऊ, ऊसर भी नहीं कह सकते, रेत हो, मतलब बारिश जरूरत से कम हो। जैसे यहाँ पर मृदा में क्या क्या पाया जाए, तो लवण और फास्फोरस अधिक मात्रा मिले, और उसके बाद जीवाश्म पदार्थ या बहुत कम पाए जाए, जीवाश्म, नाइट्रोजन की कमी पाई जाए, मोटे अनाज हो नहीं पाए, मोटे अनाज हो जाएं लेकिन और अनाज नहीं हो पाए। यहाँ पर जैसे मोटे अनाज में तुम बाजरा कर सकते हो, ठीक है। तो ये मथुरा, आगरा, अलीगढ़ जो क्षेत्र तुम्हारा राजस्थान से सटा हुआ है, जैसे कि तुमने कल की क्लास देखी, जलवायु जो चैप्टर था उसमें मैंने कहा था, वो पूर्व से मानसून आते हैं, वो पश्चिम तक धीमे धीमे कम हो जाते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून आते हैं, वो भी वहाँ कम बरसते हैं, इसलिए ये जिले जो है वो सूखाग्रस्त हैं। तो यहाँ मिट्टी मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, मतलब ऊसर से भी बदतर। ऊसर में ये तो है कम से कम लवण है, इसमें लवणता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, मोटे, लेकिन ऊसर से तो ठीक ही रहता है खैर यहाँ पर। तो ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में यहाँ पर मरुस्थलीय एरिया ज़्यादा है। तो राजस्थान के जो बॉर्डर पड़ते हैं, जैसे चपेट हमारा मथुरा और अलीगढ़ और ये आगरा जिला गया है, तो यहाँ भी मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो फिरोजाबाद के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ तो मिट्टी मथुरा, आगरा, अलीगढ़ तक सिमट के रह जाती है, लेकिन हरियाणा का बॉर्डर भी पड़ता है, पंजाब का बॉर्डर भी पड़ता है, राजस्थान तो है ही मरुस्थलीय। अब भूड मृदा की बात करें, भूड आमतौर पर हर जगह दिख जाएगी, जहाँ पर चट्टाने और यहाँ पर जो बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे जो टीले थे वो भूड उनको कहते थे हम। तो गंगा यमुना व उनकी सहायक नदियों में बाल क्षेत्रों में से बहुत पहले बालू, कहीं कहीं ढेर बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे चट्टाने बना रखी थी, उसे हम भूड कहते हैं। ये ऊँचे टीलों से बना है ये भूड, और ये यहाँ पर हल्की दोमट बलुई मृदा आपको देखने को मिल जाएगी, लाल सी होती है और दोमट बालू सी भी होती है और गाद सी भी होती है, दोनों मिक्स होती है, इसलिए हम इसे भूड मृदा कहते हैं। अब मैं लोह तत्व की बात करूं, काली मृदा, तुम्हें तो नहीं गर्मी लग रही, मैंने अपना पंखा बंद करा लिया है, शाम हो गई, सोलर डाउन हो रहा है इसलिए। लोह तत्व काली मृदा की बात करूं तो लोह तत्व, काली मृदा में लोह तत्व क्या है, लोह तत्व जीवाश्म की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है, काली मिट्टी। और मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ था, जब करोड़ों वर्ष पहले जब यहाँ पर ज्वालामुखी फूटे होंगे तो वहाँ से बिखरा हुआ लावा से बनी हुई मिट्टी काली मिट्टी कहलाई। अब समझो, अब ज्वालामुखी कहाँ कितना सर फटे होंगे हमारे उत्तर प्रदेश से, मैदानी क्षेत्र में तो है नहीं, हिमालय से क्षेत्र में बनेंगे नहीं, और तो कदर बने होंगे, ये किस सर बने होंगे, मध्य प्रदेश की तरफ, यानी कि प्रदेश के पश्चिमी जिले जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं काली मृदा भी पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में हम करेल या कपासी मृदा कहते हैं, क्योंकि कपास इसमें अच्छे से की जा सकती है, इसलिए हम कपासी मृदा या काली मृदा या फिर करेल मृदा इसको नाम दे देते हैं। तो मतलब बनी कैसी मिट्टी थी, किसी ज्वालामुखी के विस्फोटन से उसकी मिट्टी से, और बुंदेलखंड एरिया में ये मिट्टी आपको देखने को मिलती है, लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए ये काली होती है। अब अगली मिट्टी है आपकी दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मृदाएं, हम दो पढ़ लें, एक तो पर्वतीय, दूसरी मैदानी, तीसरी जो बची है वो बची है बुंदेलखंडी या फिर पठारी। पठारी यानी चट्टानों के टूटने, भौतिक, रासायनिक तरह जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप यह मृदा का निर्माण हुआ है। मैंने जैसे पहले ही कह दिया था, यहाँ पर पहाड़ थे, पहाड़ नहीं बन पाए, पठार बन गए, तो उसके जो ढलान था उससे क्या बना है, बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड में जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल, परवा, मण, राकर मृदा और भुंटा मृदा पाई जाती हैं। और बुंदेलखंड का क्षेत्र कौन सा है, तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, यहाँ से जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर और यहाँ पर बांधा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, यहाँ पर सोनभद्र और ये यहाँ तक चंदौली तक। सामान्य तौर पर इस क्षेत्र की मृदा को बुंदेलखंडी कहा जाता है। इस मृदा को भौतिक रसायन पर 5 भागों में बांटा है, जैसे कि लाल, परवा, मण, राकर और भुंटा मृदा। भुंटा मृदा 5 भागों में से बांटा गया है, बुंदेलखंडी मृदा भी कह सकते हैं इसे।
जब मैं लाल मृदा की बात करूं तो प्रयागराज से मिर्जापुर तो सोनभद्र चंदौली तक ये जिलों में पाई जाती है। ये बालू में या लाल मिट्टी इसे कह सकते हैं। बालू में जैसी लाल मिट्टी देखने को मिलती है। ये जैसे लाल मिट्टी अपनी सड़कों पर जो आती है ना, हाँ उत्तर प्रदेश की सड़कें जो बनी हैं यहाँ पर क्या है, इसमें घास वास उपज जाती है और कटाव कम रहता है मिट्टी का पानी से। तो ये मिट्टी हमारे यहाँ पर पड़ जाती है कभी कभी जब सड़कों का निर्माण होता है हमारे उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ से जो लाल मिट्टी आती है वो यानी मतलब लाल मिट्टी होती है, ये बुंदेलखंड से आती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना का जैव तत्वों की कमी तथा लोह तत्व की अधिकता पाई जाती है। इस मृदा वाले क्षेत्र में दलहन और तिलहन की खेती ज़्यादा होती है। अच्छा, मध्य प्रदेश में ये तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, फिर मध्य प्रदेश का बढ़ रहा है, इसीलिए मध्य प्रदेश को दलहनों का क्या कहा जाता है, भंडार। सबसे ज़्यादा दलहन या तिलहन सबसे ज़्यादा होता है तो कहाँ होता है, वो मध्य प्रदेश में होता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा दलहन बुंदेलखंड में उपाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में दलहन की खेती होती है। परवा मिट्टी की बात करें तो परवा मिट्टी इस मृदा को पड़वा या पड़ुआ भी कहा जाता है। हमीरपुर, जालौन, यमुना के तटीय भूमि खासकर बीहड़ों में पाई जाती है। जो अमनाल का अप्रदान हमने आपको पढ़ाया था, अमनाल का अप्रदान जो चंबल वाला, मध्य प्रदेश में जो बड़े बीहड़ बनाए जाते हैं वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। इसमें जैव तत्वों की कमी होती है, मतलब जो फसल पैदा करने वाले तत्व होते हैं वो इसमें कम होते हैं। इस मृदा में चने जो रबी की फसल है और मटर, मेंथा जैसे पेपरमेंट बोलते हैं, पेपरमेंट का तेल जो कि कम से कम 800 प्लस प्रोडक्ट में यूज किया जाता है, खाने वाले में। वो भी जो भी चीज़ आपको ठंडी लगती है खाते समय, तो सेंट्रल प्रेस से लेकर कॉलगेट तक कुछ भी हो उसमें पेपरमेंट होता है, वही है मेंथा। ज्वार यानी खरीफ की फसल है, यहाँ उगाई जाती हैं। खरीफ में ज्वार, रबी में चना और मटर, रबी में चना और मटर, और मेंथा पेपरमेंट ये तो रबी में और खरीफ में यहाँ पर पाई जाती है। तो ज्वार किस मिट्टी में, परवा मिट्टी में। बुंदेलखंड की मिट्टियाँ ध्यान रखना, हमीरपुर, जालौन वाली। आगे जब मैं माड़ मृदा की बात करूँ तो ये जल के संपर्क में आते हैं पर कैसी हो जाती है, चिपचिपी चिकनी मिट्टी, बिल्कुल लिबलिबी ऐसी हो जाती है, लपसी जैसी। लपसी देखिए, उंगली से खा लो, और सूखते ये पत्थर हो जाती है बज्जुर की। इसमें जैसे ही हवा लगी पत्थर फुल टाइट, और जैसे इसमें पानी आया तो बिल्कुल लिबलिबी, मतलब तेल की तरह बहती है। तो ये इसे हम माड़ मृदा या फिर मार मृदा कहते हैं। दूसरी मिट्टी है राखर मृदा, लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा जो कि समांतर ढालों पर पाई जाती है। इसमें तिल जो खरीफ की फसल है, चने जो रबी की फसल है, मुख्यतः पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट में यह समझ लो कि जो सामान्यतः फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए, नहीं ज़्यादा साल्टी और नहीं ज़्यादा अल्काइन। ठीक है, तो कितना पीएच मान होना चाहिए, 6 से 7। अभी सारे क्वेश्चन होंगे। भोंटा मृदा सेकंड लास्ट मृदा है ये। भोंटा मृदा का निर्माण विंध्य विंध्याचल, जैसे मैं बार बार कह कर थक गया, जो कैमूर की पहाड़ियाँ विंध्याचल का एक हिस्सा है जो सोनभद्र में पाई जाती हैं। विंध्याचल एक पर्वतमाला है जो मध्य प्रदेश में ज़्यादा इसका हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में ललितपुर को टच करती है, और जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसको टच करते हुए सोनभद्र में कैमूर की पहाड़ी का निर्माण कर देती है विंध्याचल। उसके टूटने फूटने की जो चट्टानें नीचे ढलकर आई हैं उसे कुछ लाल में लाल लिए रहती हैं, मतलब कुछ अपनी मिट्टी का कलर ऐसा लाल जैसा है उसका। तो इस मिट्टी में मोटे अनाज की खेती की जा सकती है। ये जल प्लावित है, मतलब वाटर स्प्लेस है। नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में डूह नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डूह नाम से जानते हैं। कुशीनगर जिले की मिट्टी को स्थानीय भाषा में हम क्या कहते हैं, भाट, यानी मोटे अनाज की खेती। तो ये भी ध्यान रखना, कुशीनगर में हम मिट्टी जो स्थानीय मिट्टी है वहाँ की उसे भाट बोलते हैं, भाट। अरे हमारा तो खेत भी एक भाट वाला, पता नहीं पहले से कोई लेते आए हैं नाम, तो हम भी भाट वाला आज समझ में आता है कि भाट किसे कहते हैं। कुशीनगर की भाषा है, जो अच्छी फसल यहाँ पर होती है तो कुशीनगर वाले उस खेत को भाट बोलते हैं, उस मिट्टी को। अपने यहाँ पर नहीं बोलते तराई मिट्टी, वो ताल तराई, गोणे की मिट्टी, दोमट मिट्टी, गोणे के खेत ऐसे बोलते हैं ना, भूड़ के खेत। तो ये खेत है, ऐसे भाट वाले हम भी बोलते थे, घर वाले बोलते थे, हम भी बोलते थे। उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाने वाली मिट्टी मुख्यतः फास्फेट खनिज की कमी पाई जाती है, और टूटे फूटने वाली मिट्टी को बोलते हैं भोंटा। याद रखना, भोंटा यानी लालवा बिंदु श्रेणी यानी विंध्याचल से निकली हुई मिट्टी है। मृदा अपर्दन कैसे कहते हैं, मिट्टी को कटना। मृदा अपर्दन कई प्रकार से हो सकते हैं, वायु अपर्दन हो सकता है उसमें, और वायु के साथ साथ जल अपर्दन हो सकता है। बारिश हुई, मिट्टी पे गिरी और फिर उसका क्या हो गया, अपर्दन, यानी मिट्टी को कटने को ही हम क्या कहते हैं, अपर्दन कह देते हैं। सुन रहे हो ना विनोद? हाँ। जल बहाव का वायुवेग अथवा हिम को पिघलने से एक स्थान से मिट्टी को दूसरे स्थान तक जाने को हम क्या कहेंगे,
अपरदन कहेंगे। चाहे मिट्टी के कटने से हो, चाहे नदियों के कटने से हो, मतलब यहाँ से मिट्टी कटनी चाहिए, कैसे भी कटे। चाहे आप फावड़े से मिट्टी काटो, उसे भी अपरदन कहेंगे, उसे खनन कहेंगे। ठीक है। उत्तर मृदा अपरदन रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं किसकी? किसानों की। जैसे मान लो तुमने खेत बनाया इस साल, बढ़िया से खाद वाद लगाई, घूरा वूरा पेड़ के अच्छा सा ह्यूमस डाल दिया उसमें, और लगता है बारिश हो गई और मिट्टी से बेड़ों से ऊपर से निकल कर पानी निकल गया, तो तुम्हारी खेती का तो गया तमाम बड़ा जो भी था, निकल गया ना मिट्टी का सब असर, ताकत वागत निकल गई। तो अब मिट्टी कट गई वहाँ से, तो हम इसको क्या समझें? किसान की मृत्यु या किसान का जीवन? अरे किसान ने 6 महीने मेहनत की, उसको बनाया अच्छे से, एक बाढ़ आती है उसे लेके चली जाती है किसी भी प्रकार, तो उसे हम क्या कहेंगे? अब किसानों की मौत कहेंगे, रेंगती हुई मौत, धीमे धीमे जा रही है। आज इस साल कट गई, अगले साल उसने बेचारे अच्छे से फिर किया, फिर अगले साल फिर कट गई मिट्टी। तो मृदा अपरदन को हम रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं किसान की। ठीक। अच्छा, उसके बाद में 2 प्रकार अपरदन में बताऊं, एक जलीय अपरदन है, एक वायु अपरदन। जलीय अपरदन वो या तो नदियों से कटे या फिर ज़्यादा बारिश से कटे मिट्टी, उसे जलीय अपरदन। वायु अपरदन का मतलब जैसे रेगिस्तान से या फिर हवा के द्वारा इस स्थान से दूसरे स्थान तक मिट्टी धूल कण वगैरह निकाल दिए जाए, वो वायु अपरदन है। हमारे उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन कम होता है, जल अपरदन ज़्यादा होता है। ठीक है। जलीय अपरदन क्या है? पूर्वी दक्षिणी जो भारत उत्तर प्रदेश है, पूर्वी दक्षिणी कैसे कहूँ मैं, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है हिमालय का तराई क्षेत्र, क्योंकि यहाँ से जो ज़्यादातर नदियाँ आती हैं, तो यहाँ से अपना मिट्टी कट कर कहाँ पर पेल देती हैं? आगे बिहार बॉर्डर पर। मृदा के जलीय अपरदन में लगभग संपूर्ण प्रदेश प्रभावित होता है, जबकि वायु अपरदन से कुछ ही क्षेत्र होता है। मथुरा वाला क्षेत्र, वायु वाला क्षेत्र कौन सा है? ये वाला जो रेगिस्तान वाला मरुस्थली क्षेत्र है, यहाँ पर रेत ज़्यादा पाया जाता है, वह वाला क्षेत्र कैसा है? वायु अपरदन से। लेकिन ज़्यादातर क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, तो किससे? जल अपरदन से। अगर मैं बात कहूँ जलीय अपरदन के मुख्य 2 कारण, तो परत अपरदन जो कि खेत की पतली से परत उतर जाए, एक होता है अवनालिका अपरदन जो कि बड़े बीहड़ बना ले, ऐसे बड़े गड्ढे से हो जाए, उससे हम कह देंगे अवनालिका अपरदन। परत अपरदन किसान की मौत। और जबकि अवनालिका अपरदन क्या होता है? जैसे चंबल नदी सबसे ज़्यादा बनाती है बीहड़ डाकुओं को रहने के लिए, बड़ी नाली बड़ी खाइयाँ किससे बनती हैं? अवनालिका से। और परत अपरदन कहाँ होता है? खेतों में। खेतों में मतलब छोटी छोटी सी परतें उतर जाएँ, मतलब 1 इंच 2 इंच की परतें उतर जाए। और जो अवनालिका अपरदन है उसमें क्या खाई बहुत गहरी गहरी सी खाइयाँ हो जाती हैं। अभी वर्णन कर देता हूँ मैं, चित्र दिखा देता हूँ। अब इसकी बात करूँ मैं, यहाँ पर अवनालिका अपरदन कहाँ देखने को मिलेगा? तो आगरा इटावा में आपको देखने को मिल जाएगा। आगरा इटावा जो जाल और बीहड़ जो पाए जाते हैं। वायु अपरदन तुम्हें ज़्यादातर कहाँ? आगरा और मथुरा जिले में देखने को मिल सकता है। मृदा अपरदन को वृक्षारोपण करके रोका जा सकता है, ये अपना लॉजिक है। अगर किसी पर मिट्टी कटने को रोकना है जली, तो वहाँ पर पेड़ लगा दो। पेड़ सीधे से बूंदे नहीं आने देंगे, मिट्टी कुछ पका रखती हैं जड़ें, तो वहाँ पर नहीं कटेगा। सड़कों पर घास या पेड़ लगाए जाते हैं, इसलिए कि वो सड़क कटे नहीं, क्योंकि बारिश से मिट्टी न कट जाए, इसीलिए उस अपरदन को रोकने के लिए हम वृक्षारोपण कर सकते हैं। ये हमारा लॉजिक अपनी ओर से। आगे जब मैं बात करूँ मृदा अपरदन, ये हो गया ना अपना। हाँ, मृदा अपरदन की बात करें तो जल बहाव अथवा वायुवेग के अथवा हिम के पिघलने से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने को हम मृदा अपरदन कहेंगे। इसे किसान की रेंगती हुई मौत कहते हैं। ये भाई हो गया हमारा। आगे वाला स्टार्ट क्यों नहीं आ रहा भाई? कहते हैं ना ज़्यादा स्मार्ट, दोनों ही चीज़ें गड़बड़ हैं। अब सुनो, अब है तुम्हारे क्वेश्चन यहाँ तक मेरे कानों तक आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है? वो टेंशन मत लो, इस माइक में आवाज़ नहीं जाएगी। माइक की थोड़ी वो ना कैमरे में सेटिंग होती है ऐसी कि बाहर की आवाज़ खींचता नहीं, अपने गुरु को पहचानता है ये भी अपने गुरु की आवाज़ लेगा बस, तुम्हारी नहीं। तो पहला ही क्वेश्चन है, किस मृदा अपरदन के द्वारा प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण हुआ? भाई जली वायु अवनालिका, कौन सा है भाई? कौन सा है? अवनालिका। मैंने अभी तो पढ़ाया तुरंत के तुरंत। खादर और बांगा इनमें से किस प्रकार की मिट्टी है? दोनों की दोनों जलोढ़े हैं। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमिगत भूमापन इकाई है बीघा से हमारे उत्तर प्रदेश में क्या होता है? खेती न मापी जाती है। हाँ, लाल मृदा कहाँ पाई जाती है ज़्यादातर? बुंदेलखंड क्षेत्र में। मैंने कहा ना सड़कों पर मिट्टी कहाँ से आती है? अरे याद कराने के लिए मैंने क्या क्या बोलता हूँ इधर उधर से। जब हमारे यहाँ सड़क बनती है तो बुंदेलखंड झांसी और चित्रकूट से मिट्टी आती है, लाल वाली मिट्टी। प्रदेश में वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। अरे हाँ, मुझे एक बात याद आ रही है।
आदमी ये कहता है कुरुक्षेत्र में मिट्टी लाल है और वो हुई है महाभारत के युद्ध के होने से, खून से। ऐसा संभव है कि खून का लाल रहता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये घंटे बाद तो काला पड़ जाता है, तो इस हिसाब से तो मिट्टी वहाँ काली होनी चाहिए। अच्छा सबके सब खून बहते ही रहे वहाँ पर, तो फिर हड्डियाँ भी मिलनी चाहिए वहाँ पर जाता है ना। कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था, हड्डियाँ मिलती है, लेकिन वो मिट्टी लाल इसलिए नहीं है खून की वजह से। समझ रहे हो ना विनोद, क्या कहना चाह रहा हूँ? मिट्टी लाल किसकी कमी से है? फास्फोरस, पोटास वगैरह ये है वहाँ पर, ठीक है। प्रदेश में वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? फिर उत्तरी क्षेत्र। कान पर लगाऊंगा फेंक के, तो ना कानून का हाथ बहुत लंबे होते हैं। सुनिए, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र? पश्चिमी क्षेत्र, मथुरा आगरा को भूल गए, राजस्थान का बॉर्डर। अरे ये बताओ हवा से क्या उड़ेगा, धूल या पानी? तो धूल सबसे ज़्यादा कहाँ है? यहाँ राजस्थान का बॉर्डर है, आगरा मथुरा, ऐसे भी याद रख लेते, अड़िया लो पूरे। प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन है? किससे पूछ रहा है? अवनालिका अपर्दन है ना, बड़ी बड़ी खाइयाँ कहाँ पर है बताओ? इटावा, सही जवाब, 5 रुपये दो उनको, पहली बार आंसर सही दिया है। चलो अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? भाबर समझ रहे हो ना दया? कुछ गड़बड़ है, ऐसे है सर, कुछ समझ रहे हो दया? पत्थर, भाबर क्षेत्र, यहाँ पर पत्थर हो, पत्थर कहाँ मिलेंगे? उत्तराखंड के बॉर्डर पे, यानी कंकरीली पथरीली क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? भाबर। समझ रहे हो ना? दया वाला हाथ नहीं है ये, पत्थर वाला हाथ है। 8वां क्वेश्चन, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक पीएच मान कितना होना चाहिए भाई? 8 से 9, 9 से 8, 7 से 6, 6 से 7, कौन सा है? 6 से 7। रट्टू जो रट्टे हुए हैं वो तो तुरंत ही फेंक देते हो। आगे आओ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अरे तुम्हें दिखता भी है यहाँ पर कि मैं इधर से उधर घूमता हूँ, कोई ऐसा तो नहीं कि बाधित होता हो निगाह तुम्हारी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ है। अरे भाई मान जाओ, खादर बागर तो 2 बार तो पढ़ा दी जलोढ़। सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्र, तो मैदानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जलोढ़ है। मैंने पहले भी कहा था सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन नहीं। आगे आओ, तुम मत आ जाना आगे, स्लाइड की बात कर रहा हूँ। चलो, उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? हाँ भाई, उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? अरे ईंट बीट नहीं है यहाँ पे। सूखा, सूखा रेत कहाँ पाया जाता है? हाँ, पड़ोसी की संगत, पड़ोसी का भाग, राजस्थान का। कौन सा? हाँ, जलेबी पूछ रहे तो कौन से हो जाएंगे? जलेबी अगर पूछ ले तुमसे तो कौन से हो जाएंगे? जिले, डिस्ट्रिक्ट। अरे कहाँ से अंग्रेज आ गए। चलो सुनो, पश्चिमा यानी मथुरा और आगरा। किस मृदा में पोटास से चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रचुर यानी अधिक कहते कम कहते, किस में पाया जाता है? अभी भी बोल दो भाई। लेटराइट मिट्टी में। राकर मृदा या किस फसल के लिए उपयुक्त है? बताओ, चावल, तेल, मोटे अनाज या सभी? कौन से? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आगे, किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? अपने अंदर पिटा रहा है इसके अंदर पानी। अब समझो जो नहीं नहीं मिट्टी महीन महीन जो मिट्टी हो, वो वाली मिट्टी बताएं। मिट्टी भाई सबसे ज्यादा पानी पी जाए, कौन सी मिट्टी है इसमें? किस, कौन सा क्वेश्चन था आगे? हाँ, किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक है? नवीन, पुरानी या लबड़ी या क्षारी? देखो भाई ये तो काटी दो नीचे वाले, इनका तो अपने यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। अब बताओ, अब तुम फंस गए। अब बताओ पुरानी, पक्की बात है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का अपर्दन अधिक होता है? कौन सा? वायु प्रदान, जलीय प्रदान या परत प्रदान या सब? ये तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ इससे। ज़्यादा पूछा, उसने क्या कहा? अधिक होता है, होते तो तीनों ही हैं। अधिक सबसे ज़्यादा
मैं इस पे लगा रहा हूँ, बताओ कोई रोक लो मुझे। ये वाला जलीय अपर्दन, भाई पता है 2 जिलों में होता है बस, बाधा की पानी तो पूरे उत्तर प्रदेश में। किस प्रकार के अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है? डेथ ऑफ फार्मर है, रेंगती हुई मौत, सही बात है। परत अपर्दन, किसान की बेचारे की कमी कमाई मेहनत परत के रूप में कट जाती है, उसे हम किसान की मौत कहते हैं। वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है? बिल्कुल सही बात। किसने बताया तुम्हें? तुमने बताया? हाँ सही है, डी ऑप्शन, बी और सी। मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है कैसे? त्रिपाल बिछाकर, या पर उस पर मेटी बिछा दो मिट्टी पर या फिर अति चराई द्वारा चुंगाई ज्यादा करवा दो, घास घास निपटवा दो वहां से, या फिर वनस्पति उन्मूलन द्वारा या वनारोपण द्वारा पक्षी संख्या में वृद्धि करके। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, बाद वाक्य मार दो। ठीक है, आगे आओ। 18वां क्वेश्चन, मिट्टी में खारापन क्षारी की का समस्या का समाधान क्या है? जैसे मिट्टी पहले से खारी है तो उसमें क्या डाल दें वो सही हो जाए? मतलब ऊसर है, ऊसर में क्या डाल दें? जिप्सम। बेटा खेतों में जिप्सम का प्रयोग कर दो तो मिट्टी नरम हो जाएगी। ठीक है, आगे आओ। दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? दक्षिण के पठारी क्षेत्र को किसमें? 5 में। सही बात है। तराई क्षेत्र को, सॉरी वो पर्वतीय क्षेत्र को 2 भागों में, भाबर और भाबर और तराई खादर। रैगूर के नाम से किस मृदा को जाना जाता है? जो मृदा रेंगती हो उसे, या जो मृदा पैदा चलती हो उसे? अरे इसे बताओ कौन सी होती है? काली मृदा, लाल या दोमट या भूड़? काली मृदा। भोंटा मृदा में किस फसल की खेती की जाती है? भोंटा समझ रहे हो ना विनोद? अरे यार ये विनोद ना, विनोद तब से आ गया, मैंने वेब सीरीज देखी पंचायत अभी, उसमें कहता है देख रहे हो विनोद इस प्रधान जी के हालात, वही है। चलो, भोंटा मृदा में किस फसल की खेती की जाती है? दलहनी, खाद्यान्न, तिलहन या मोटा अनाज? बताओ। अब समझ में नहीं आया? बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा क्या होती है? दलहन, दालें। आ गया। कपासी मृदा कहलाती है? बताओ। आंखों से दिख रहा है यहाँ पर, तो फिर बताओ। कपासी मृदा कहलाती है इसमें से सही जवाब। आप जीत चुके 5 लाख रुपए। और बताएं अगला क्वेश्चन। इनमें से भूमि के ऊसर होने के कौन से कारण हैं? ऊसर भूमि कैसे हो जाती है? एक तो ये लाइन और है यार, पहले ही ठीक थे ऑफलाइन। हाँ, इनमें से भूमि के ऊसर होने के कौन से कारण हैं? जल के निकास का उचित प्रबंधन करना, या लवणयुक्त जल से सिंचाई, या क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग। तो ये सभी कारण मुझे लग रहा है। क्षारीय भी नहीं करना चाहिए ज़्यादा, लवणयुक्त जल से सिंचाई मत करो पहले से। कितना जैसे पानी कहीं इकट्ठा हुआ है गड्ढे में, गड्ढे का पानी मत लगाओ खेत में। और जल निकास का उचित प्रबंधन न होना, जल न निकाल पाओ तो लवड़ी तो बन जाएगा। मैंने क्या कहा था? समस्त पानी इकट्ठा हो जाए कहीं तो लवड़ी झील बन जाती है, कैस्पियन सागर जैसी। बात तो समझ में आ रही है ना? तो जो खेत जमीन नीची होती है वहाँ पर लवड़ी तो बनना ही बनना है, वहाँ पर नीचे भी खारा पानी होगा। निम्नलिखित में से लाल मृदा किस जिले में पाई जाती है? सोच कर देना बीरू, बताओ। यहाँ सी ऑप्शन है, लाल मिर्जापुर। और चलो आगे। बस यहीं तक हमारी क्लास समापन होती है। तुमसे तो कुछ कहना ही नहीं। ऑनलाइन वाले सुन लिए, जो भी आपने ये देखी है इसका मेहनताना जरूर दे देना भाई, लाइक के रूप में। हाँ अभी बोल दो, लाइक और सब्सक्राइबर और क्या कहते हैं, आदत नहीं ना बोलने की। तो प्लीज़ जो भी देखा है उसका मेहनताना जरूर दें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, टन। बस। जय हिंद, जय भारत।